अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज़ लेक्चरर इमरान विद आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 8 की। इसके अलावा बाकी के जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट हैं, टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 7, दैट आर ऑलरेडी बीइंग अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने वो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। द फर्स्ट MCQ इज़ रिएजेंट लाइक पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड लीड टू व्हाट। हम लोग पिछले भी प्रैक्टिस टेस्ट में पढ़ चुके हैं कि दीज आर नॉन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ करेक्ट कि ये हमारे पास यूज़ होते हैं फॉर ऑक्सीडेशन पर्पसेस। नेक्स्ट आपके पास है डेफिनेट शेप ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज इट्स व्हाट। देखें, आप लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, सॉलिड्स के चैप्टर में। वहाँ पे आप लोग पढ़ते हो हैबिट के बारे में, ठीक है। जिस शेप में क्रिस्टल ग्रोथ करता है उसको आप क्या कहते हो, दैट इज़ द हैबिट ऑफ द क्रिस्टल। सो यही आपसे पूछ रहा है कि सोडियम क्लोराइड जो है, जिसकी आपको पता है ना क्यूबिक शेप होती है, अब ये इसकी क्या है, दिस इज़ इट्स हैबिट। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है बैलेंसिंग रिडॉक्स इक्वेशन। द फर्स्ट थिंग इज़ टू, अगर आपके पास एक रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा होता है, जिसके अंदर आपके पास ऑक्सीडेशन भी हो और जिसके अंदर आपके पास रिडक्शन एट अ टाइम हो रहा होता है, उसको आप क्या कहते हो, दैट इज़ नॉन एज रिडॉक्स रिएक्शन। आपने सबसे पहला काम क्या करना होता है, आपने सबसे पहला काम यह है कि उसकी स्केलेटल इक्वेशन लिखनी होती है कि फॉर एग्जांपल उसके अंदर रिएक्टेंट कौन से हैं, उसके अंदर प्रोडक्ट्स कौन से हैं, दैट इज़ नॉन एज स्केलेटल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास है x और ये y के साथ रिएक्ट करके z बना रहा है। सो नाउ दिस इज़ नॉन एज स्केलेटल इक्वेशन। MCQ नंबर 128, द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखें, आपके पास एक सब्सटेंस है, उसको आपने सेपरेट करना है और किस चीज़ के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। सो याद रखें कि बॉइलिंग पॉइंट पे अगर आप किसी भी लिक्विड को सेपरेट करते हो सो उसको आप क्या कहते हो, दीज आर नॉन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, पेट्रोलियम हमारे पास है ना। अब पेट्रोलियम को डिफरेंट फ्रैक्शंस में जब आप ऑब्टेन करते हो सो उनको आप सेपरेट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। आप करते क्या हो कि क्रूड ऑयल लेते हैं, ठीक है, उसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद आपके पास क्या होती हैं, डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑब्टेन होती है, जैसे कैरोसिन ऑयल हो गया, नेफ्ता हो गया, पेट्रोलियम, डीजल वगैरह, ये सारे ऑब्टेन होते हैं। अब ये जो डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑब्टेन होते हैं, दीज आर ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, और इसमें जो प्रोसेस यूज़ होता है दैट इज़ नॉन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में आपके पास क्या होता है कि बर्निंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर, आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हो। नेक्स्ट आपके पास MCQ नंबर 129, प्योर मेटल। अगर हम प्योर मेटल की बात करते हैं सो इट डज़ नॉट करोड ईजिली। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ करेक्ट। अगर इम्प्योर है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, तो वो क्या होगा, जल्दी करोड होगा। लेकिन अगर आपके पास 100% प्योर मेटल मौजूद है सो इट वुड नॉट करोड ईजिली, होगा लेकिन काफ़ी टाइम के बाद। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस इज़ व्हाट। अब आपके पास अमोनिया की सिंथेसिस करते हैं, सो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हेबर प्रोसेस। वहाँ पे क्या होता है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, और आपके पास क्या बनता है, यू गेट 2 मोल्स ऑफ NH3। अब NH3 क्या चीज़ है, दिस इज़ अमोनिया। अब इसकी सिंथेसिस हो रही है। अब ये कह रहा है कि आपसे कौन सा प्रोसेस है, तो याद रखें इसके अंदर जो एंथैल्पी होती है दैट इज़ नेगेटिव, तकरीबन 98 या 96 किलो जॉल पर मोल जो है ना, यहाँ से हीट रिलीज़ होती है। सो इस रिएक्शन में बेसिक जो चीज़ आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो आपके पास रिएक्शन है ना, हेबर प्रोसेस, ये कौन सा रिएक्शन है, तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हीट क्या हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है। सो इसका मतलब है कि इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है इथेनॉल इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाय। इथेनॉल आपके पास क्या होता है, CH3 CH2 एंड OH, दिस इज़ इथेनॉल। अब इसको अगर हम लोगों ने प्रिपेयर करना है ना इंडस्ट्रियली और लार्ज स्केल पे, ये नहीं कि आप एक बोतल जो है प्रिपेयर करें या 2 बोतल, लार्ज स्केल मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हमने प्रिपेयर करना है सो उसके लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है दैट इज़ नोन एज प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ करेक्ट। फर्मेंटेशन क्या है, इसको हम पिछले जो पेपर्स थे वहाँ पे ऑलरेडी बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं। प्लीज़ आप लोग वो सैम्पल पेपर या प्रैक्टिस पेपर जो है उसको देख लें। नेक्स्ट आपके पास है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड व्हाट। अब ये कौन सा टेम्परेचर होता है, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपके पास, देखें आपके पास एक कंटेनर है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, कोई
लिक्विड पड़ा हुआ है, आप इसको हीट करते हो, हीट देने के बाद ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी इनके मॉलिक्यूल्स की, उस वजह से क्या होगा कि अंदर जो है इंटरनल प्रेशर डेवलप होगा। लेकिन अगर आप बाहर सराउंडिंग की बात करते हो, सराउंडिंग में आपके पास क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है ना। सो अब सराउंडिंग में आपके पास होता है तकरीबन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एसटीपी पे जब आप पढ़ते हो ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। इंटरनल वेपर प्रेशर आपके पास जब इक्वल होगा एक्सटर्नल के, ठीक है, जब आपके पास इंटरनल वेपर प्रेशर इक्वल होगा एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के, तो आपके पास वो जो पॉइंट होगा दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। IVP इज़ इंटरनल वेपर प्रेशर, EVP इज़ एक्सटर्नल वेपर प्रेशर। जगह कम है सो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है डेल्टा H फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब है आउट या रिलीज। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज़ व्हाट, अगर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके पास डेल्टा H का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इससे पहले जैसे आपको मैंने इम्यूनिया सिंथेसिस हैबर प्रोसेस में बताया कि वहाँ पे डेल्टा H क्या होती है, -98 किलोजॉल पर मोल। अब वो वहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इसलिए हम ये जो एंथैल्पी है इसके साथ नेगेटिव साइन लगा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब आपने इसमें से बताना है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन सा है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना, इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। फॉर एग्जांपल अगर ये मौजूद है पैरा पोजीशन पे, अब अगर अगला सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो वो आपके पास क्या होगा, या फिर ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैच होगा या फिर वो पैरा के ऊपर। दिस इज़ पैरा पोजीशन, ये जो मैंने साइन लगाया दिस इज़ मेटा, ठीक है, यहाँ पे अटैच नहीं कराएगा, ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन। ये भी आपके पास क्या है, दिस इज़ आल्सो अ ऑर्थो पोजीशन। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है याद रखें दिस इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, वाइल दिस ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये जो आपके पास ईथर्स होते हैं या साइनाइड आयन जो है, ठीक है, या साइनो ग्रुप जिसको बोलते हैं, सो दीज आर नोन एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। अगर आपके पास इनकमिंग कोई सब्स्टिट्यूएंट आता भी है बेंजीन के ऊपर, अगर ये ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, A, C और B वाले, तो आपके पास वो दूसरे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे अटैच करवाएंगे, मेटा डायरेक्टिंग पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे। ईच इलेक्ट्रॉन इन एटम मस्ट हैव इट्स ओन यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट। अब आप लोगों ने क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब पढ़ते हो ना, वहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे आप क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ते हो। 4 क्वांटम नंबर आपके पास होता है, एक है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक आपके पास एज़मुथल क्वांटम नंबर है, एक आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर है, और 4th वन जो है दैट इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इसको पढ़ने के बाद आप इसके बाद कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हो, जैसे अफबाउस प्रिंसिपल है, हॉर्न्स रूल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, आपसे ये पूछ रहा है कि किसकी स्टेटमेंट है, तो याद रखें कि आपके पास क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। वो कहता है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसकी जो क्वांटम नंबर होंगे वो क्या होंगे, सबके यूनिक होंगे, सबके मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके क्वांटम नंबर दूसरे से क्या होंगे, यूनिक होंगे, अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। अब अफबाउस प्रिंसिपल क्या कहता है, अफबाउस प्रिंसिपल कहता है कि आपने पहले लो एनर्जी के ऊपर, लो एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, फिर हाई एनर्जी में जाना है, फिर उसके बाद हाईएस्ट में जाना है, ठीक है। हॉर्न्स रूल क्या कहता है, हॉर्न्स रूल ये कहता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये पी ऑर्बिटल है, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, आपने प्लेसमेंट ऐसे करनी होगी, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, दूसरा फिर यहाँ पे रखेंगे, तीसरा यहाँ पे, 4th जो है वो इधर आके ऑपोजिट स्पिन हो जाएगा। ये आपके पास कौन कहता है, हॉर्न्स रूल कहता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है दैट इज़ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। MCQ नंबर 136, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब हम पढ़ते हैं तो उसकी यूनिट होती है किलो जॉल पर मोल। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ करेक्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है, इट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन यू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन एटम है, आप क्या कर दो, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो आपके पास क्या बन गया, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है ना, तो एडिशन जब होगी तो आपके पास वो क्या होगी, दैट वुड बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इस वक्त एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड। नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन डैश टू एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। अब देखें आपके पास, ये मैंने ऊपर एग्जांपल बता दी, ये आपके पास क्लोरीन एटम है, आपने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ऐड करने के बाद क्या होगा कि ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि आप क्या करते हो, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड और उसके बाद एटम कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ के अंदर, एनाइन के अंदर। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ करेक्ट। जो आपके पास आंसर कीज़ है वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर बी, आपके पास केटाइन की फॉर्मेशन कब होती है, केटाइन की फॉर्मेशन तब होती है जब आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर लेते हो और उसको एनर्जी जो देते हो दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी, तब केटाइन की फॉर्मेशन होती है।
नेक्स्ट आपके पास है कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। आपने क्या करना है, वाटर को कन्वर्ट करना है स्टीम के अंदर। आप क्या करो, वाटर को रख लो, ठीक है, ये कंटेनर इसके अंदर वाटर है, आप इसको क्या कर दो, हीट करो। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होंगे, इसके बुखारात बनना स्टार्ट हो जाएंगे, उसको आप क्या कहते हो, स्टीम कहते हो। अब ये आपके पास कौन सा प्रोसेस है, दिस इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है ऑन विच फैक्टर्स द वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड। अगर हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, सरफेस एरिया फॉर एग्जांपल आपके पास ये 2 ग्लास हैं, ये कंटेनर्स हैं, इसका सरफेस एरिया छोटा है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, सो इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट है। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो लिक्विड ज़्यादा बॉयल होगा, जितना ज़्यादा बॉयल होगा उतना वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा होगा, तो ये भी ठीक है। अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करते हैं, अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है सो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, लेकिन अगर आपके पास वीक बॉन्डिंग है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ करेक्ट। आपके नोट्स में आपके आंसर कीज में सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया जो है दैट इज़ इनकरेक्ट। सरफेस एरिया के ऊपर तो डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो वेपर प्रेशर कम होगी, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है। नेक्स्ट आपके पास हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट। हाइड्रोजनेशन हम पढ़ते हैं तो आपके पास फॉर एग्जांपल ये है अल्कीन, ठीक है। अल्कीन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जहाँ पर डबल बॉन्ड है, आप इससे हाइड्रोजन गैस से पास करवाते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ के अंदर, अल्केन के अंदर। अब ये सारे हाइड्रोजन हैं, ठीक है, आप लोग लगा लेना। अब इसके अंदर आप लोग क्या चीज़ ऐड करते हो, इसके अंदर आप डालते हो निकल, और इसको हम कहते हैं रानी निकल। रानी निकल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये आपके पास जब आप निकल को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हो, मेटल है ना, दोनों मेटल्स हैं, तो आपके पास क्या चीज़ बनती है, यू गेट एलॉय। एलॉय क्या है, जब आप 2 मेटल्स को मिक्स करते हो। अब ये दिस इज़ नोन एज निकल एल्यूमिनियम एलॉय। अब इसी को हम लोग फिर ट्रीट करते हैं किस चीज़ के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ। एल्यूमिनियम निकल एलॉय जो है ना, इसको हम ट्रीट कर देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि आपके पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब जब हम इसको ट्रीट कराते हैं तो आपके पास क्या बनता है, निकल जो है वो अलग हो जाता है। अब ये निकल जो है ये काम करता है किस चीज़ का, एज अ कैटलिस्ट, और ये कन्वर्ट करता है अल्कीन को किस चीज़ के अंदर, अल्केन्स के अंदर। जब आपने वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाना होता है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा। और दूसरा इसके साथ जो प्रोडक्ट बनता है NaAlO2, जिसको आप क्या बोलते हो, सोडियम एल्यूमिनेट या सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको। एसिटिक एसिड इज आल्सो नोन एज, एसिटिक एसिड का क्या फार्मूला होता है, CH3 डबल बॉन्ड OH। इसके अंदर कितने कार्बन है, 2 हैं, तो इसका मतलब इसको आप इथेनोइक एसिड कहते हो। 2 कार्बन एटम जो हो वहाँ पे उसको इथेन बोलते हैं, लेकिन ये एसिड है तो इथेनोइक एसिड कहोगे इसको। नेक्स्ट आपके पास इफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ अ गैस थ्रू एक्सट्रीमली स्मॉल ओपनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर साइज इनटू रीजन ऑफ डैश प्रेशर। अब आपने करना है क्या है, इफ्यूजन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, उसका टायर रास्ते में फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, एक दफ़ा में क्या है, सारे मॉलिक्यूल्स निकल गए, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। लेकिन आप गाड़ी चला रहे हो, उसमें कांटा लग जाता है। अब कांटा जब लगेगा तो वहाँ से मॉलिक्यूल क्या होंगे, स्लो 1 बाय 1 निकलेंगे। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज इफ्यूजन। अब आपसे पूछ रहे हैं कि जब इफ्यूजन होगी तो मॉलिक्यूल कहाँ पे मूव करेंगे, इट विल मूव टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट। सो MCQ नंबर 143, हाउ मेनी टाइम्स अ कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, दैट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होता है, जो आपके पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। अगर ये आपके पास हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं सो उसको आप क्या कहते हो, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। से पूछ रहे कोवेलेंट बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्गर होता है, सो याद रखें कोवेलेंट बॉन्ड इज 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। So MCQ number 144, Kc and Kp have the same value when reactant and products have the same number of what moles। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज करेक्ट। कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट है X, इट रिएक्ट विद Y, लेट से इट गिव यू A+B। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 मोल ऑफ
X है, 1 मोल ऑफ Y है, इसी तरह आपके पास 1 मोल ऑफ A प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल ऑफ B प्रोड्यूस हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स देखिए रिएक्टेंट की साइड पे 2 हैं, 1 + 1 2, इसी तरह प्रोडक्ट की साइड पे 1 + 1 2 मोल्स हैं। सो जब कभी आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे ना, तब आपके पास Kc और Kp जो है उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट आपके पास प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस इज मेड इकोनॉमिकली बाय एडिंग व्हाट। अब देखें अगर आपने अमोनिया की सिंथेसिस करनी है, देखिए मैं आपको हेबर प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। हेबर प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, NH3 की फॉर्मेशन होती है। अब ये अमोनिया की फॉर्मेशन जब होती है, इसमें हम लोग कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ली शैटलियर प्रिंसिपल जो है इसको यूज़ किया जाता है। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपके पास एक रिएक्शन है वो हो रहा है, उसके अंदर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, अभी अगर आप उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करोगे भी ना, रिएक्शन क्या करेगा कि दोबारा से इक्विलिब्रियम जो है उसको रीगेन करने की कोशिश करेगा। अगर हम लोगों ने हेबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया की प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है, सो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एम्प्लॉय करते हैं ली शैटलियर प्रिंसिपल को। नेक्स्ट आपके पास है मेटल्स आर। मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, याद रखें मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये क्या करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरे मेटल को रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ देम इज नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर के ग्लास जो है, दिस इज नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड। MCQ नंबर 148, व्हाट इज द कलर ऑफ आयोडोफॉर्म प्रेसिपिटेट्स। आयोडोफॉर्म प्रेसिपिटेट्स जो है, आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में मैं बहुत दफ़ा तकरीबन हर टेस्ट के अंदर ये रिपीट हो रहा है, तो आप लोग प्लीज़ इसको याद भी कीजिए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड H, ठीक है। इसमें आप क्या ऐड कर दें, आयोडीन मॉलिक्यूल ऐड कर दें 3 मोल्स, और साथ में बेस ऐड कर दें 4 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ से आपके पास क्या बनता है, यहाँ पे आपके पास बनेगा CHI3। इसको हम कहते हैं कि दिस इज आयोडोफॉर्म, और इसका जो कलर होता है इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। और साथ में आपके पास क्या बनता है, सोडियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। ये आप लोग जो है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में देख सकते हैं, वहाँ से आपको ये रिएक्शन जो है मिल जाएगा। सोडियम आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाते हैं। सो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आयोडोफॉर्म की जो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे उनका कलर क्या होगा, तो याद रखें इट विल गिव यू येलो कलर। इथेनॉल और बाकी की जो अल्कोहल्स है उनको डिफरेंशिएट करने के लिए आप आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। जो मिथेनॉल है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, और बाकी की जो अल्कोहल्स है इथेनॉल वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद बेसिस। अब इसमें से आपके पास कौन सी ऐसी सब्सटेंस है जो कि बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती। सो याद रखें कि आपके पास जो इथेनॉल है इट डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। वजह क्या है, इसकी रीज़न भी तो होनी चाहिए ना। रीज़न ये है कि इथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 एंड देन OH, ठीक है, अल्कोहल है ना। जब आप इसकी आयनाइजेशन करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, CH3 CH2 और O नेगेटिव। इसको हम कहते हैं इथॉक्साइड आयन। अब इथॉक्साइड आयन जो है ना, ये बजाते खुद एक स्ट्रॉन्गर बेस है, तो इसलिए इट डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन ऑर्बिटल इज 0, दिस प्लेस इज कॉल्ड व्हाट। ये हमारे पास काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। नोडल प्लेन्स वो होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, बिल्कुल 0 होती है, ठीक है। उनको हम कहते हैं नोडल प्लेन्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑर्बिटल है, ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन है। अब जब ओवरलैप करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, इस तरह के प्लेन बन जाएंगे, इस तरह के ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब ये जो दरमियान वाली रीजन है जहाँ पे मैंने लाइन डॉटेड लाइंस ड्रॉ की है, इसको हम कहते हैं नोडल प्लेन्स। अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो टोटली 0 होती है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो ऑर्बिटल। नेक्स्ट आपके पास केमिकल इक्वेशन डू नॉट टेल अबाउट द डैश बिकॉज ऑफ सर्टेन लिमिटेशन। अब केमिकल रिएक्शन आपको किस चीज़ के बारे में नहीं बताता, सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर ए में आपके पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, और सी के अंदर आपके पास क्या है, कंडीशंस के बारे में। आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, वो आपको किस चीज़ के बारे में नहीं बताता, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में और कौन सी कंडीशंस। कंडीशंस का क्या मतलब है, कंडीशन का मतलब है कि ये कितने टेम्परेचर के ऊपर कोई केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट हुआ है, कितना प्रेशर था और कौन सा कैटलिस्ट यूज किया गया था। दीज ऑल आर द बेसिकली कंडीशंस। और रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है आप केमिकल इक्वेशन को देख के फाइंड आउट नहीं कर सकते। वजह यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। आप इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के आप इस डिटरमाइन या फाइंड आउट नहीं कर सकते। प्लाज्मा इज डिफिकल्ट टू मेंटेन एट, अब प्लाज्मा जो है इसको आप लो टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन नहीं कर सकते हो। प्लाज्मा है क्या चीज़, आपके पास एक एटम है, आप उसको हीट अप कर दें, ठीक है, आयंस की फॉर्मेशन हो जाएगी, वो आपके पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर उसको बोलते हैं, दैट इज नोन एज प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है दैट इज सुपर हीटेड मैटर, ठीक है, आप उसको क्या करो, बहुत ज्यादा हीट दोगे, वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है, इतना हॉट हो जाएगा ना कि आप जो है उसका इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल रिमूव कर देते हो। उसके बाद आपके पास क्या बन जाती है, आयोनाइज्ड गैस की फॉर्मेशन हो जाती है, और उसको आप कहते हो दैट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। डिफरेंट स्टेट्स है ना, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, फोर्थ वन जो है प्लाज्मा है। सो उसको आप लो टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपके पास रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, पहली बात यह है कि आप जो है तो इस केमिकल रिएक्शन को देख के ऑर्डर नहीं बता सकते हो, ठीक है। ऑर्डर जो है ये आपके पास एक्सपेरिमेंटली जो है डिटरमाइंड क्वांटिटी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे कंसंट्रेशन इसकी जो है पावर 1 है। सो यहाँ से उन्होंने दे दिया तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। सो अगर इसकी पावर 1 है तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट गिवन ही नहीं है तो हम लिखेंगे नन ऑफ दिस, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका पावर जो है 1 है, सो दैट इज व्हाई इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं है, सो हम नन ऑफ दिस कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिजल्ट एट द एनोड। अब एनोड के ऊपर क्या चीज फॉर्मेशन होती है, जब हमारे पास एनोड की हम बात करते हैं वहां पे होता है क्लोरीन, ठीक है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है हमारे पास और इससे क्या बन जाता है, क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन हो जाती है। कैथोड की अगर हम बात करते हैं, कैथोड पे हमारे पास होता है वाटर मॉलिक्यूल, और वो ऑक्सीडाइज होकर हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन कर देता है, हाइड्रोक्साइड आयन की, और साथ में हमारे पास उससे हाइड्रोजन जो है वो निकल जाता है। सो आपसे पूछ रहा है एनोड के बारे में। सो एनोड पे आपके पास कौन सी गैस कलेक्ट होती है, दैट इज क्लोरीन। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्शनल बॉन्ड। अब आपने इसमें से बताना है कि डायरेक्शनल बॉन्ड कौन सा होता है। सो याद रखें इसमें डायरेक्शनल बॉन्ड जो है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाते हैं किस चीज़ के साथ, हाइड्रोजन के साथ, इनके पास अगर नियरेस्ट पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कोई हाइड्रोजन पड़ा हुआ है किसी और मॉलिक्यूल का, उसके साथ जब इंटरेक्शन करते हैं उस इंटरेक्शन को कहते हो आप लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। सो अब ये आपके पास क्या है, दिस इज डायरेक्शनल बॉन्ड इन नेचर। लेकिन अगर आप बात करते हो आयनिक बॉन्ड की, मेटालिक बॉन्ड की, दीज आर नोन एज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। नेक्स्ट आपके पास है द रिएक्शन इन विच बेंजीन इज रिएक्टेड विद अल्काइल और एसाइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। अब ये आपके पास एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो है इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। अब आपको कह रहा है कि आपके पास बेंजीन है, आप क्या करते हो, आप इसको रिएक्ट करवाते हो एसाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, AlCl3। तो AlCl3 जो है यहाँ से क्लोरीन को निकाल लेता है और आपके पास AlCl4 नेगेटिव 1 आयन की फॉर्मेशन कर देता है। हमारे पास पीछे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे पाए इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे अटैक कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। याद रखें कि ये जो रिएक्शन है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आप बेंजीन के रिएक्शंस पे जाएं, सबसे एंड पे जो रिएक्शंस हैं वो इसकी ये हैं, फ्रेडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। ये रिएक्शन जो हैं दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लाजमी तैयार करें। अब इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज फ्रेडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके पास इन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम दैट गिव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू कंपाउंड इज कॉल्ड एज। अब आपके पास फंक्शनल ग्रुप आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, उनकी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, बुक की लाइन है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फंक्शनल ग्रुप्स।
ग्रुप आपके पास क्या होते हैं, या तो एक एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम कंबाइन होते हैं, और इसको जब आप किसी स्पेसिफिक कंपाउंड के साथ अटैच करते हो तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है अल्काइल ग्रुप, आप इसके साथ OH लगाओ तो अब ये ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन एटम भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, ये आपके पास कौन से कंपाउंड बनेंगे, दे विल फॉर्म अल्कोहल्स। लेकिन अगर आप एटम की बात करते हो, RX की बात कर लेते हैं, तो आपके पास ये क्या बनेंगे, दीज आर नोन एज अल्काइल हेलाइड्स। फॉर एग्जाम्पल आप इसके साथ RCl लगा दो तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, अल्काइल क्लोराइड। इसी तरह अगर आपके पास ये ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, तो आप क्या कहोगे, दीज आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो एटम या ग्रुप ऑफ एटम हैं जो कि आपके पास अटैच हो रहे हैं किस चीज़ के साथ, किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ। एटम या ग्रुप ऑफ एटम की वजह से हमारे पास इन हाइड्रोकार्बन्स को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, सो इनको हम कहते हैं दीज आर फंक्शनल ग्रुप। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो MCQs नंबर 158, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज कंप्लीट रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्केन। आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, आपने क्या करना है, इनको RR के अंदर मतलब अल्केन्स के अंदर कन्वर्ट करना है। सो इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है, रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करने होते हैं, और वो आपके पास होता है हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। सो राइट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट आपके पास है विच वन इज एन इंडेक्स टू मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में जो है कौन बताता है, सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज करेक्ट। इंडेक्स जो है ना दैट इज एक्चुअली साइन ऑफ मेयरिंग समथिंग, आपने किसी चीज को मेयरमेंट करनी है, सो उसके लिए हम वर्ड इंडेक्स जो है वो यूज करते हैं। सो जो हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर है उसको हम मेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट आपके पास कॉपर सल्फेट .5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। अब कॉपर सल्फेट आप लोगों ने सुना होगा नीला तोता के बारे में, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नीला तोता। अब याद रखें कि आपके पास इसके क्रिस्टल्स बनते हैं, ये जो आपके पास है इट गिव्स ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल। इसकी जो ज्योमेट्री होती है ना क्रिस्टल की दैट इज ट्राइक्लिनिक। क्यूबिक की अगर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप याद रखें। सोडियम क्लोराइड जो है इट गिव्स क्यूबिक ज्योमेट्री या क्यूब की फॉर्म इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट आपके पास OH इज एडेड व्हेन रिएक्शन इज इन डैश। अब OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अब आपके पास ये कब ऐड होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, सो आपके पास बेसिक मीडियम, जैसे आप पढ़ते हो ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हो, दिस इज बेस, वजह व्हेन इट आयनाइजेस इट गिव यू सोडियम पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। सो OH इज एडेड व्हेन रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम। नेक्स्ट आपके पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, सो ये आपके पास जो कोबाल्ट है इट बिलोंग्स टू D ब्लॉक एलिमेंट, और D ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सोडियम जो है ये बिलोंग करता है अल्कली मेटल्स से, ठीक है, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है वहाँ से बिलोंग करता है। इसी तरह ये भी आपके पास क्या है, अल्कली मेटल से हैं। नेक्स्ट आपके पास सिमेट्री इज रिपीटिशन ऑफ डैश व्हेन ए क्रिस्टल रोटेट एट 360 डिग्री। ये 36 नहीं है, दिस इज एक्चुअली 360 डिग्री अलोंग इट्स एक्सिस। अब आपके पास अगर किसी चीज़ की सिमेट्री के बारे में आपने बताना है, सो आप क्या करोगे, क्रिस्टल को आप 360 डिग्री पे रोटेट करें। सो जब आप इसको रिपीट करोगे तो उसकी वजह से होगा क्या कि इनके एंगल, फेसेस, एजेस वगैरह जो हैं ये सारे के सारे रिपीट होंगे। सो हम इसका जो राइट ऑप्शन लेंगे दैट वुड बी ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ दिस। फेसेस, एंगल, एजेस, आप लोगों ने क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा होगा ना, वहाँ पे आप फेसेस, एंगल्स और एजेस के बारे में पढ़ते हैं। सो इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ दिस। कि जब आप रोटेट करते हो किसी भी क्रिस्टल के साथ तो उस क्रिस्टल के एंगल, फेसेस और एजेस जो हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेट फंक्शन। अब आपने बताना है कि स्टेट फंक्शन इसमें से कौन सा नहीं है। स्टेट फंक्शन इसमें से हीट नहीं है। बाकी अगर आप बात करते हो टेम्परेचर की, टेम्परेचर आप लोग लिखते हो ना T2 - T1, मतलब दो स्टेट्स की वो डिपेंड करता है। वॉल्यूम आप पढ़ते हो ना V2 - V1, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम। इस तरह एंथैल्पी जो है ये आप लोग क्या पढ़ते हो, एंथैल्पी डेल्टा E इज इक्वल टू E2 - E1। वैसे ही तो आपके पास एनर्जी है। एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H के साथ। डेल्टा H होता है
डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। सो मतलब कि ये आपके पास जो है दीज आर द स्टेट फंक्शंस, लेकिन जो हीट है ये आपके पास क्या है, दिस इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास लार्ज हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन बाय प्रोसेस ऑफ व्हाट। अगर आपके पास लार्ज हाइड्रोकार्बन्स है, आपने उनको ब्रेक करना है, तोड़ के स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है, सो उसके लिए आप इसको हीट करते हो और उस प्रोसेस को कहते हैं क्रैकिंग। नेक्स्ट आपके पास इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड विद कंसंट्रेशन डेटा ऑफ अ रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन द कर्व इज। देखें आपके पास ये ग्राफ आप बना रहे हो, अब जब ग्राफ बनाओगे तो आपके पास क्या बनता है, एक तो ये ऐसे कर्व शेप बनती है। अब देखें कर्व ऊपर से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी। कि आपके पास यहाँ पे आप क्या लेते हो, टाइम लेते हो, और यहाँ पे आप क्या लेते हो, कॉन्सेंट्रेशन। टाइम के साथ कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो आपके पास जो कर्व ऑब्टेन होगा दैट वुड बी फॉलिंग कर्व। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 कैलोरी इन जाउल। तो याद रखें कि 1 कैलोरी जो होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4.18 जाउल। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके पास ऑक्टेन नंबर ऑफ 2,2,4 ट्राइमेथाइल पेंटेन। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये आपके पास हो जाएगा 5। 2 पे मिथाइल लगाएं और 2 पे मिथाइल लगाएं और 4 पे क्या करें, मिथाइल लगाएं। सो ये आपके पास हो जाएगा CH3, हो जाएगा CH3 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH3। इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर लें, ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ पे CH3 लगा दें। अब ये आपके पास क्या बन गया, इट इज़ 2,2,4 ट्राइमेथाइल पेंटेन। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका ऑक्टेन नंबर क्या है। सो याद रखें कि इसके लिए जो ऑक्टेन नंबर होता है दैट इज़ 100। ऑप्शन नंबर ए जो दैट इज़ करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। During reduction of aldehydes with sodium borohydride, which of the following intermediate is formed? आपने क्या करना है, आपने रिएक्ट करवाना है एल्डिहाइड्स को सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कौन सा इंटरमीडिएट जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि कैसे आपके पास इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। सो याद रखिए कि आपके पास एल्डिहाइड जो होता है वहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो अटैच होता है किधर, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। अब ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक साइड पे क्या है, हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे कोई भी आर ग्रुप जो है वो अटैच हो सकता है। हमने रिएक्शन करवाना है किस चीज़ के साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो एक्चुअली इट इज़ अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे सोडियम आयन जो है वो अटैच होता है। अब ये हाइड्राइड आयन यहाँ से निकलता है, इधर आके इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अब कार्बन के ऊपर जैसे अटैक करेगा तो आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, HO नेगेटिव, और यहाँ पे ऑलरेडी एक R है, एक यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। अब ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज अल्क ऑक्साइड आयन। जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि आपके पास अगर अल्कोहल है, ठीक है, दिस इज अल्कोहल, आप इसको आयनाइज करते हो, आयनाइज करने के बाद आपके पास क्या बनेगा, CH3O नेगेटिव बनेगा ना, और साथ में H पॉजिटिव बनेगा। अब ये आपके पास क्या है, दिस इज अल्कोक्साइड, ALKOXIDE, दिस इज अल्कोक्साइड आयन। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो इंटरमीडिएट किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, अल्कोक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो रही है। अब फर्दर इसके अंदर आप क्या कर दें, वाटर जो है वो ऐड कर दें, वाटर ऐड करने के बाद आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कि आपके पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है और इस कंपाउंड को आप क्या कहते हो, अल्कोक्साइड। अब फर्दर जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ ऐड कर देनी है, H और OH। इसका मतलब है वाटर की हम एडिशन करेंगे, ये O जो है यहाँ से पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को ले लेगा, ठीक है, तो आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, R, यहाँ पे OH, यहाँ पे R, यहाँ पे H। तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, इट गिव्स यू अल्कोहल। अल्टीमेटली आपके पास एल्डिहाइड्स कन्वर्ट हो रहे हैं किस चीज़ के अंदर, अल्कोहल्स के अंदर, लेकिन इंटरमीडिएट स्पीशीज जो बन रही है दैट इज अल्कोक्साइड आयन। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास कार्बोऑक्सिलेज आर द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ एंजाइम। अगर हम कार्बोऑक्सिलेज की बात करते हैं सो इट इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ लाइगेज एंजाइम्स। अब लाइगेज एंजाइम की क्या एबिलिटी क्या होती है, इट हैव द एबिलिटी ऑफ ज्वाइनिंग टू लार्ज मॉलिक्यूल। आपके पास 2 लार्ज मॉलिक्यूल हैं, आपने उनको क्या करना है,
कंबाइन करना है या जॉइन करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, लाइगेज जो है एंजाइम्स उनको यूज़ करते हो। अगर हम ट्रांसफेरेजेस की बात करते हैं तो ट्रांसफेरेजेस के बारे में याद रखिए, ट्रांसफेरेजेस निकला हुआ है ट्रांसफर से। सो इसका मतलब है इनकी एबिलिटी होती है कि ग्रुप ऑफ एटम्स अगर आपके पास है उनको ट्रांसफर करने की एबिलिटी इनकी होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एमाइनो ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है या कोई मिथाइल इसाइल कोई भी ग्रुप है, उनको आप लोगों ने ट्रांसफर करना है एक मॉलिक्यूल से दूसरे के अंदर। तो सो आपके पास ट्रांसफेरेजेस एंजाइम जो है ये काम करते हैं किसी भी ग्रुप को ट्रांसफर करने का। हाइड्रोलेजेस, हाइड्रो क्या मतलब होता है, वाटर है। सो हाइड्रोलेजेस जो है दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग वाटर। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है, लाइजेस हमारे पास रह गए हैं। सो ये आपके पास होते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैटेलाइजिंग एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। आपके पास कहीं पे किसी मॉलिक्यूल में आप एडिशन कर रहे हो या एलिमिनेशन कर रहे हो, सो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, लाइज एंजाइम जो है वो यूज करते हो। सो राइट ऑप्शन जो है कार्बोक्सिलेज is actually the example of ligases. So option number D जो है that is correct. Gypsum is applied to the soil as a source of what? Gypsum का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इसके अंदर क्या चीज़ है, कैल्शियम भी है, इसके अंदर सल्फर भी है। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी। इसको हम यूज़ करते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है, द सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड सल्फर। नेक्स्ट आपके पास है द डैश स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस इन 17th सेंचुरी क्लियरली शो दैट फ्यू एलिमेंट आर कंपोनेंट ऑफ मैनी सब्सटेंसेस। अब ये आपके पास कौन सी स्टडी होगी, जब आप क्वांटिटी की बात करते हो, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो है ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी है, फ्यू एलिमेंट्स आर कंपोनेंट। अब ये देखें कंपोनेंट्स की बात कर रहा है, कंपोजिशन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी की बात कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट। MCQ नंबर 173, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल। अगर आपने मिथेनॉल की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करनी है, सो आप क्या करते हो, आप उसके अंदर ऐड करते हो जिंक ऑक्साइड और साथ में क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो ऐड करते हो। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज करेक्ट। और इस रिएक्शन को हम 573 केल्विन टेम्परेचर भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपके पास द आयोनिक रेडियाई ऑफ एन आयन इज द रेडियस ऑफ द आयन व्हाइल कंसीडरिंग इट टू बी डैश इन शेप। पहली बात, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास सोडियम क्लोराइड है, लेट से अब क्लोराइड आयन जो है वो बड़ा होता है साइज में, ठीक है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होते हैं, एटॉमिक साइज बड़ा है। दूसरा आपके पास सोडियम आयन है। अब ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है न्यूक्लियस इनके बीच में जो है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है, अब आपके पास ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है। अब इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस जो मैंने यहाँ पे शो किया है, इस डिस्टेंस को आप क्या कहते हो, दिस इज आयोनिक रेडियस, ठीक है। अब देखिए जब आयन का हम आयोनिक रेडियस फाइंड आउट करते हैं, तो हमने इसकी जो शेप होती है वो किस तरह लेनी होती है, स्फीयर की फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड, कि आपके पास इनिशियल अमाउंट जो है कंपाउंड का आप लोगों ने कितना लिया था, उसके ऊपर हाफ लाइफ पीरियड जो है वो डिपेंड नहीं करता। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने होते हैं? सो ये जो MCQ है इसके अंदर मिस्टेक है, मुझे समझ नहीं आ रही है, ठीक है, कि कितने होंगे। अगर हम बात करते हैं लेंथेनाइट की, सो लेंथेनाइट हमारे पास होते हैं 14। अगर हम बात करते हैं एक्टिनाइट की, तो एक्टिनाइट हमारे पास होते हैं 14, ठीक है। तो इसका मतलब है 28 तो हमारे पास ये हो गए हैं। ये आपके पास क्या है, ये भी आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट ही हैं, आल्दो दे आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन है तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही ना। इसी तरह आपके पास जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसके बारे में कुछ बुक्स लिखती हैं कि वो हैं 40 और कुछ लिख रही हैं कि 38। कुछ आपके पास इसके अंदर होते हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, कुछ आपके पास होते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अगर आपको कोई आइडिया है तो आप लोग प्लीज इसको शेयर कीजिए ताकि हम उसको पिन कमेंट में शेयर कर दें। नेक्स्ट आपके पास द लोब ऑफ डी ऑर्बिटल लाई बिटवीन द एक्सिस ऑफ व्हाट। अगर हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल की, तो डी ऑर्बिटल जो है
वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपके पास होता है dxy dyz dzx dx square minus y square and then dz square। अगर हम x y y z और z x की बात करते हैं सो इनके जो लोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे इन बिटवीन द एक्सेस लाई करते हैं। लेकिन जो बाकी आपके पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है या डी जेड स्क्वायर है, ये आपके पास ऑन द एक्सेस लाई करते हैं। सो ऑप्शन जो है, सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट। फर्स्ट थ्री जो आपके पास हैं डी एक्स वाई वाई जेड डी जेड एक्स, इनके जो लोब्स होते हैं ना वो लाई करते हैं इन बिटवीन द एक्सेस। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये अगर आप देखें ये ऑन द एक्सेस है, ये आपके पास ऑन द एक्सेस है, ये आपके पास ऑन द एक्सेस है, ठीक है। लेकिन इसको अगर आप देखें इन बिटवीन एक्सेस है, ये इन बिटवीन एक्सेस है, इन बिटवीन एक्सेस है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट फ्रॉम ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज अ स्पॉन्टेनियस डैश। अब आपके पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ठीक है, आपने उससे जिंक सल्फेट बनाना है। सो अब ये आपके पास कौन सा रिएक्शन होगा? सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी रेडॉक्स रिएक्शन। हमारे पास यहाँ पे होती क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है, और जिन रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं उनको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ डैश। इलेक्ट्रोलाइसिस कौन सा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास एक तो यह है कि रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। दूसरी आपके पास इट इज़ आल्सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो ऑप्शन नंबर ए और बी जो हैं दैट आर करेक्ट। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट आपके पास लास्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे कौन सा शो कर सकता है? सो अगर हम बात करते हैं अल्कोहल्स की तो अल्कोहल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लोरीन की बात करते हैं सो क्लोरीन जो है बहुत कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, बल्कि ना होने के बराबर है। सो इस MCQ के अंदर भी सारी कन्फ्यूजन है। सो ईथर जो है आपके पास ये क्या है, इस ईथर की प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है किसी हद तक शो कर सकता है। इसी तरह ये जो आपके पास है ये भी किसी हद तक शो कर सकता है, मैंने कहीं भी पढ़ा है, ठीक है। इसको जब हम बात करते हैं इथाइल क्लोराइड की तो इथाइल क्लोराइड जो है थोड़ा बहुत शो कर सकता है लेकिन वो ना होने के बराबर है। सो हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। हमें टीचर ने बताया था कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन ये तीन एटम हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। क्लोरीन जो है वो सम केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। सो डियर व्यूअर, दिस वाज ऑल अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 8। और आपको मैं एंड पे ये बताऊं कि ये जो वीडियो थी इसमें राइटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही थी, और उसकी वजह ये थी कि मैंने राइटिंग पैड लिया है और उसके ऊपर मेरी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। सो इस वजह से राइटिंग जो है वो ऊपर नीचे हो गई है। सो उसके लिए माजरत। अगर आपको कहीं भी राइटिंग की समझ नहीं आई है सो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसका आंसर लाजमी करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।